हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ पी ब्लॉक। बच्चों, पी ब्लॉक जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस आपको सेशन 2 में ज़रूर देखने को मिलेंगे और वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो अगर पता है तो सेशन 2 में आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं पी ब्लॉक से। तो वैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशंस जिन क्वेश्चंस में इंक्लूड हैं वो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, match the list 1 with list 2. In list 1 some elements are given and in list 2 density is given. बच्चों ध्यान रखना है आपको, बोरॉन फैमिली यहाँ दी हुई है तो बोरॉन फैमिली के लिए जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि नीचे जो एलिमेंट है थैलियम, उसकी डेंसिटी आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाली है और बोरॉन की डेंसिटी आपको कम मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा में सबसे ज़्यादा जो डेटा है 11.85, तो ये किसके लिए है? थैलियम के लिए, तो ये हो जाएगा 1। इधर से सेकंड जो हाईएस्ट डेटा है 7.31, ये हो जाएगा इंडियम के लिए, तो ये हो जाएगा 2। फिर है फोर्थ डेटा, तो फोर्थ हो जाएगा गैलियम के लिए, इट इज़ 4। एंड सबसे कम जो वैल्यू यहाँ पे दी है 3, तो वो वैल्यू हो जाएगी ए के लिए। यानी कि जो करेक्ट मैच यहाँ पे होना चाहिए डेंसिटी की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग, दैट विल बी 3 4 2 1, 3 4 2 1। इट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन इज। बच्चों कैटिनेशन वो एलिमेंट शो करते हैं स्पेशली जिनका साइज़ स्मॉल होता है। स्मॉल साइज़ की वजह से जब उनके सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वो बढ़ जाती है और ऐसा एलिमेंट कैटिनेशन करना चाहता है, क्योंकि वो एलिमेंट और अपने खुद के एलिमेंट के साथ में जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, हाई एनर्जी रिलीज होगी तो उससे स्टेबिलिटी गेन होगी। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जिनका साइज स्मॉल होता है उनकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसमें, जैसे सेकंड और थर्ड पीरियड में बात करें तो थर्ड पीरियड एलिमेंट की कैटिनेशन टेंडेंसी सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो थर्ड पीरियड की ज़्यादा मिलती है। इसमें कार्बन और सिलिकॉन के केस में अलग है, क्योंकि कार्बन के पास लॉन पेयर नहीं होते। 4 बॉन्ड जब बनाएगा कार्बन तो लॉन पेयर नहीं मिलते, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सीसी बॉन्ड की ज़्यादा होती है एसआई से। तो कार्बन की कैटिनेशन टेंडेंसी सिलिकॉन से ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो कार्बन के बाद वाले ग्रुप हैं उनमें कैटिनेशन टेंडेंसी थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है ये कि कौन कैटिनेशन शो नहीं करता, तो भाई वो शो नहीं करेगा इसका साइज लार्ज है, क्योंकि उसकी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम। और ऐसा एलिमेंट जिसका साइज लार्ज है पूरी कार्बन फैमिली में, वो कौन सा है? लेड। तो आप कंसेप्चुअली अगर आप इस क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि लेड जो है वो कैटिनेशन टेंडेंसी शो नहीं करता, कारण लार्ज साइज, स्मॉल बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एलिमेंट दे रखे हैं और मेल्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो बच्चों जब बोरॉन फैमिली के मेल्टिंग पॉइंट की बात आ रही हो तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि बोरॉन फैमिली में एक एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और वो कौन है? गैलियम। इसका मतलब आपको अगर कुछ ट्रेंड नहीं भी पता है तो केवल एक इन्फॉर्मेशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि गैलियम लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट पूरी बोरॉन फैमिली में सबसे कम होगा। तो इन 4 डेटा में से सबसे कम डेटा 303 केल्विन, ये किसके लिए है भाई? ये गैलियम के लिए है। इसका मतलब ये 1 जो है करेक्ट मैच किसके लिए? सी के लिए। और बच्चों कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन में एक ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, एक मैथ से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैच द लिस्ट टाइप क्वेश्चन जब भी आते हैं, आप चारों ऑप्शन को मैच करने की कोशिश मत करिए कभी भी। आप 2 ऑप्शन एटलीस्ट वहाँ पर पता करिए, उन 2 ऑप्शन से हो सकता है आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है इस बोरॉन फैमिली में? तो आपको मालूम है कि बोरॉन जो है वो एक्सट्रीमली हार्ड एलिमेंट होता है, इकोसाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इकोसाहेड्रल क्रिस्टल ज्योमेट्री की वजह से बोरॉन एक्सट्रीमली हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो पूरी बोरॉन फैमिली में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है भाई? बोरॉन का है। तो मैक्सिमम कहाँ है यहाँ पर? 2 4 5 3, यानी ये फोर्थ जो है वो करेक्ट मैच किसके लिए होगा? बोरॉन के लिए होगा। इसका मतलब ए के लिए हो गया फोर्थ। तो भाई 2 इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं, 2 इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं, मैच करके देखिए क्या ये कहीं किसी ऑप्शन में मैच हो रही हैं। तो ए का 4 और सी का 1, ए का 4 सी का 1, ए का 4 सी का 1 हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए का 4 2 ऑप्शन में दिया है लेकिन सी का यहाँ 3 दे रखा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो देखिए आपने क्वेश्चन में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, सबके मेल्टिंग पॉइंट आपको याद नहीं है, लेकिन 2 इन्फॉर्मेशन जो कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है,
हर आदमी जानता है इस बात को कि भाई बोरॉन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है कोसाहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से, और गैलियम रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका तो मिनिमम होना ही होना है। तो इन दो इन्फॉर्मेशन से फटाफट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। तो बच्चों यही वो टेक्निक्स हैं जो आपको मैक्सिमम स्कोर करके देंगी। ये छोटी छोटी बातें आप अगर पेपर में याद रख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी। कई बच्चे क्या करते हैं, चारों एलिमेंट का याद करने की कोशिश करते हैं, सबको रटने की कोशिश करते हैं और मेन चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। ये स्मार्ट टेक्निक्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखिए आप, स्टेटमेंट 1 दे रखा है SiO एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। बात सही है, SiO वेरी हाई टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है, ये दिमाग में रखिए। बाकी इसका जो दूसरा फॉर्म है SiO2 वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है आराम से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है NCERT में दी हुई है, स्टेटमेंट 1 SiO एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, यस इट इज़ करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है बच्चों, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर, यस दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वैलिड। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का अल्ट्रा प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर्स फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, अगला है स्टेटमेंट 1, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नॉन टू बी स्टेबल ट्राई हेलाइड, यस नाइट्रोजन के जितने भी ट्राई हेलाइड्स होते हैं उनमें केवल NF3 स्टेबल होता है, बाकी NCl3 है अनस्टेबल कंपाउंड है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अमंग दी ट्राइलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नॉन टू बी स्टेबल, NCERT के स्टेटमेंट हैं, ध्यान रखें। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड, BiF3 इज आयनिक इन नेचर, बच्चों ध्यान रखेंगे, अमंग दी ट्राई हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ओनली BiF3 इज आयनिक, रेस्ट आर कोवेलेंट। BiF3 आयनिक है, ध्यान रखना, ट्राई हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, इट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। अब बच्चों ध्यान रखेंगे, जेईई मेंस में चारों ऑप्शन की लैंग्वेज सेम नहीं आती हर जगह, कहीं कुछ लिखा होगा कहीं कुछ लिखा होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में क्या लिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। भाई अगर ऐसा होने लगा तो केमिस्ट्री बदलनी पड़ेगी हमको। फ्लोरीन और क्लोरीन अगर वाटर के लिए इनएक्टिव हैं तो उस केस में तो रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है फ्लोरीन। हाईली रिएक्टिव हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है फ्लोरीन की वाटर के साथ। और क्लोरीन है, आसानी से पानी के साथ रिएक्शन करता है। क्लोरीन वाटर ऑर्गेनिक में बहुत फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते हैं क्लोरीन वाटर। तो बच्चों पहला जो इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है, ध्यान रखें गलत है। सेकेंड, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बच्चों यहाँ तक जब उसने वाटर लिखा था कोई दिक्कत नहीं थी। ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं वो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ जाके गलत हो गई, इसलिए हमको सेकंड स्टेटमेंट को भी गलत मानना पड़ा। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। और बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग ये कहाँ दिया हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। कंपाउंड दिए हैं, प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, मैच कर लेते हैं किस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले I2O5, बच्चों दिमाग में रखना, जब एस्टिमेशन की बात आती है किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट की तो आयोडीन के कंपाउंड मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उनकी रिएक्शन से आपको आयोडीन मिलने वाली है। उस आयोडीन का टाइट्रेशन जो है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वो थायोसल्फेट के थ्रू हो जाता है। आपको रिएक्शन याद होगी, आयोडीन की रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट, जिसको आप हाइपो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपो। तो इसके साथ जब रिएक्शन की जाती है तो सोडियम आयोडाइड बनता है प्लस Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट। इस रिएक्शन के थ्रू पता कर लिया जाता है कितनी आयोडीन गैस थी। तो आयोडीन का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आयोडोमेट्री भी इसे कहा जाता है। तो ये बात दिमाग में रखें, I2O5 इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। रीजन बहुत सीधा सा है, आयोडीन या हेलोजन के ऑक्साइड्स। एक इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना, हेलोजन्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो सेल्फ रिड्यूस होकर किस में जाएगा? आयोडीन में जाएगा। तो अब आयोडीन का एस्टिमेशन कहाँ से करेंगे आप? सोडियम थायोसल्फेट से करेंगे।
यानी आयोडीन का अगर एस्टिमेशन हो गया तो मुझे I2O5 भी पता चल गया कितना है, I2O5 कितना है उसके करस्पॉन्डिंग CO गैस मालूम चल गई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को I2O5 ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर देगा, खुद रिड्यूस होगा I2 में। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज यूज्ड हियर, सो फॉर ए करेक्ट मैच इज 4। अब हम आते हैं दूसरे उस पर, ClO2। बच्चों चारों ऑप्शन में से ClO2 के लिए बेस्ट है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ये इसके लिए वैलिड है, यानी कि बी के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ऑड नंबर में है दैट कंपाउंड इज नॉन टू बी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ध्यान रखिए। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर, O2F2। O2F2 का यूज़ क्या है? जैसे ये कंपाउंड आता है आपके दिमाग में दो बातें क्लिक हो जानी चाहिए। एक तो मैंने कहा पहले ही कि हेलोजन और ऑक्सीजन का डेड कॉम्बिनेशन जहाँ कहीं आपको मिल जाता है आप समझ जाइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ NCERT में इस O2F2 का एक और यूज़ है, आप न्यूक्लियर फ्यूल में से, न्यूक्लियर स्पेंट फ्यूल में से प्लूटोनियम की अमाउंट को हटाने के लिए आप यूज़ करते हैं O2F2, क्योंकि ये प्लूटोनियम को PuF6 में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है भाई? ये O2F2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? PuF6। ध्यान रखें रिएक्शन कई बार जेईई मेंस में आ चुकी है, इसीलिए इंक्लूड किया है क्वेश्चन, ठीक है। तो O2F2 का काम क्या है भाई? प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल यूज इन रिमूविंग। तो भाई ये सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट मैच है किसके लिए? O2F2 के लिए। बचा हमारे पास BiF3, एक दिया है इन्फॉर्मेशन थर्ड नंबर में, आयनिक कंपाउंड अमंग दी ट्राई एलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ओनली BiF3 इज आयनिक, ध्यान रखें। तो डी के लिए करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? 3। तो करेक्ट मैच क्या है भाई यहाँ पे? ओवरऑल 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 कहाँ पे दिया है भाई? 4 1 2 3 इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे आंसर होगा चौथा ऑप्शन। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2। एलिमेंट दिया है, प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। एलिमेंट है लेड। पहली इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों अगर +2 में ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, यानी 2 से कहाँ जाएगा? 4 में जाएगा। अब किसका +4 ज़्यादा स्टेबल है? वो है टिन। तो इन चार में से टिन का +4 ज़्यादा स्टेबल है बच्चों, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन वैलिड हो गई यहाँ पर। और है भी भाई, SnCl2 अपने आप में क्या है? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ वैलिड हो गई। सेकंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +4, इसका मतलब ये रिड्यूस होकर +2 में आएगा। और ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए वैलिड है? इन चार में से ये टिन के लिए वैलिड है। तो लेड के लिए वैलिड है। लेड जो है वो +4 में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई, ध्यान रखें। टिन +2 में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान रखें। तो SnCl2 गुड रिड्यूसिंग एजेंट, PbO2 जहाँ लेड +4 में है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। थर्ड इन्फॉर्मेशन, आयोडाइड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों तीसरी बार ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, आयोडाइड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट। थैलियम का +3 का आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि थैलियम का +1 ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर आप +3 में आयोडाइड बनाने की कोशिश करेंगे, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी जहाँ से थैलियम जो है वो वापस आ जाएगा +1 में। दिमाग में रखें रिएक्शन को, याद रखें ये। सिमिलरली बिस्मथ का +5 का आयोडाइड नहीं बनेगा, सिमिलरली लेड का +4 का आयोडाइड नहीं बनेगा। यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट जिन एलिमेंट्स में काम कर रहा है, 6 पीरियड वाले जो एलिमेंट हैं, हैवी एलिमेंट्स ऑफ P ब्लॉक, जहाँ पे थैलियम, लेड और बिस्मथ, इन 3 एलिमेंट के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के जो आयोडाइड्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। आप रिएक्शन करा रहे होंगे, तुरंत रेडॉक्स रिएक्शन होगी, वहाँ पर एलिमेंट अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आके स्टेबलाइज हो जाएगा। तो दिमाग में रखें ये चीज़। यानी कि बिस्मथ के लिए आप यहाँ पे थर्ड वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये किसके लिए वैलिड हो जाएगी बच्चों? थैलियम के लिए। तो डी के लिए 3 हो जाएगा, ये एक वैलिड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ। अगला, फ्लोराइड इन इज आयनिक इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी क्वेश्चन की सीरीज में ये तीसरी बार हम बात कर रहे हैं इस बारे में। बार बार बात हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जेईई मेंस में कई बार रिपीट हुआ है। बार बार इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में यूज़ करने का पर्पज़ यही है कि पहली बार कोई बच्चा अगर P ब्लॉक कर रहा होगा तो ये इन्फॉर्मेशन उसको याद हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखें, बिस्मथ का +3 का जो आयोडाइड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बिस्मथ का जो फ्लोराइड है BiF3 वही आयनिक होता है। बिस्मथ +3 में जो आयोडाइड बनता है वो एग्जिस्ट करेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। बिस्मथ का +5 का आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बिस्मथ
+3 में BiF3 जो बनाता है दैट इज आयनिक। रेस्ट हेलाइड्स आर कोवलेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन नाइट्रोजन फैमिली। तो ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखेंगे, बिस्मथ फ्लोराइड आयनिक है। तो फोर्थ इन्फॉर्मेशन इसके लिए वैलिड है। तो नेट जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, 2143 2143 2143, इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सल्फर। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बेराइटा BaSO4, इधर से एप्सम सॉल्ट क्या है भाई, MgSO4.7H2O। चिली सॉल्ट पीटर क्या है भाई, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और जिंक ब्लेंड क्या है भाई, ZnS। सब में सल्फर है, चौथे ऑप्शन को छोड़कर सब में सल्फर है। यानी कि सल्फर का सोर्स कौन नहीं है इनमें, चिली सॉल्ट पीटर नहीं है, ये नाइट्रोजन का सोर्स है बेसिकली। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप नंबर दिया हुआ है और फिर बोला है कि अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन एक्सेप्ट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो यहाँ से रिलेटेड है ना, ध्यान रखना। चलिए तो भाई 13 की बात करें तो 13 का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, 14 का 4 है, 15 का 5 है और 16 का 6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हटा दो आप, यानी उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। 13 की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6। तो इनके अलावा क्या, तो भाई अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2n-4 +1 +4 +2 -2 +3 -3, तो बच्चों ग्रुप 13 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है +3 के अलावा वो क्या है, +1 भी है। तो यानी 2 जो है करेक्ट मैच हो जाएगा ए के लिए। अब बी की बात करें भाई, ग्रुप 14 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है उसके अलावा भी आपको क्या देखने को मिलता है, तो उस केस में आपको देखने को मिलता है +2 एंड -4। जैसे हैलाइड्स बनते हैं +2 में, जैसे PbCl2 बनता है। उसके अलावा -4 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कार्बाइड्स देखने को मिलते हैं, सिलिकाइड्स देखने को मिलते हैं -4 में, जैसे Al4C3, ये एल्युमिनियम +3 एंड C-4, ये तो +3 और -4, सॉरी यहाँ पे जो 14 है इसके लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसके अलावा क्या होंगी, +2 एंड -4 भी। तो 1 इसके लिए करेक्ट मैच हो जाएगा। 15 के लिए +5 के अलावा क्या, तो भाई नाइट्रोजन फैमिली की बात हो रही है तो +5 के अलावा एक तो +3 आपको मिलता है, एक -3 आपको मिलता है। तो +3 -3 कहाँ है, 4 में, तो ये भी मिल जाएगा। 16 वाले में क्या, तो भाई सल्फ़र वाली फैमिली है ये, तो उस सल्फ़र वाली फैमिली में सल्फ़र के जो कंपाउंड्स हैं वो +2 में भी मिलते हैं, 4 में भी मिलते हैं और -2 में भी मिलते हैं। तो 2 4 -2 ये मिल गए आपको यहाँ पर। तो इसका मतलब ये इसके लिए वैलिड है। तो करेक्ट मैच क्या हो गया, 2143 कहाँ पर है बच्चों, 2143 यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये आपका करेक्ट मैच हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, अमंग द इनर्ट गैसेस आर्गन इज अबंडेंटली फाउंड इन एटमॉस्फेयर। ये बात सही है, जो आपकी इनर्ट गैसेज हैं उनमें आर्गन इन्वायरमेंट में, एयर में अबंडेंटली मिलता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, द मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम गैस इज नेचुरल गैस। बात ये भी सही है, NCERT के करस्पॉन्डिंग नेचुरल गैस का, हीलियम का जो मेन सोर्स है वो नेचुरल गैस है। तो ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। और ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। जस्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्डर रिगार्डिंग इनर्ट गैसेज इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला हुआ है, हीलियम लेस देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, ऑर्डर बोला है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बात सही है, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक वेट बढ़ रहा है इनका। और इनर्ट गैसेज जो हैं आपकी, वहाँ पर जो इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन है वो कौन से हैं, लंदन फोर्सेस। और लंदन फोर्सेस साइज बढ़ने पर या एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट बढ़ने पर उनका स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इनर्ट गैसेज में बढ़ेंगे क्योंकि वीक फोर्सेज की स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। इसलिए ये तो सही ऑप्शन है, आंसर नहीं हो सकता, इनकरेक्ट बोला है हमको। सेकेंड, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। भाई डाउन द ग्रुप बढ़ती जा रही है। डाउन द ग्रुप अगर सॉलिडिटी की बात करें वाटर में तो बिल्कुल बात सही है।
क्यों? साइज जितना इंक्रीज करेगा। अब इस जिनॉन की बात कर लें, मान लीजिए जिनॉन जो है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और वाटर है पोलर मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा, क्योंकि ये तो पोलर है तो ये डाइपोल की तरह काम करेगा, और ये नॉन पोलर है तो इसमें क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस होगा। तो इंटरेक्शन का टाइप क्या होगा यहाँ पर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और जितने भी टाइप के इंटरेक्शन है वीक फोर्सेज में, वो सारे इंटरेक्शन जो हैं वो डिपेंड करते हैं साइज पर, यानी कि जिसका साइज लार्ज है वहाँ ऐसे वीक फोर्स के इंटरेक्शन क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो जिनॉन की लार्ज साइज के कारण से चार्ज का इंडक्शन आसान होगा इस जिनॉन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट आसान हो जाएंगे, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाके इकट्ठे हो सकते हैं। तो यहाँ जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगी, जिनॉन में मिलेगी। मतलब सेकंड ऑर्डर जो है ये भी सही है, वाटर में जो सॉलिडिटी है वो जिनॉन की सबसे ज़्यादा होगी। आते हैं थर्ड पर, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे चार्ज की इंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट कहाँ ज़्यादा होंगे, जिसका साइज लार्ज होगा, यानी कौन, जिनॉन। तो थर्ड ऑर्डर है, ये भी सही है, आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर बचा क्या, फिर ऑप्शन नंबर 4 ही बचा है, वो भी देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो है डाउन द ग्रुप इनर्ट गैसेज में क्या होगी, डिक्रीज करेगी। हीलियम पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखता है, इसलिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा करेक्ट के लिए। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाई ऑक्साइड्स डिक्रीजेज फ्रॉम SO2 टू TiO2। ये बात सही है बच्चों। कैसे, SO2 खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग, और TiO2 क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑक्साइड्स की डिक्रीज करती है। ये बात सही है, यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है ये, लेकिन हमको बोला गया इनकरेक्ट, इसलिए इसको नहीं करेंगे हम काउंट। सेकेंड, ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ EO2 टाइप एंड EO4 टाइप। बच्चों अगर EO4 टाइप ऑक्साइड बन गया तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 8। ग्रुप 16 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या है, 6। मतलब ये तो गलत है। EO4 की जगह यहाँ पर अगर EO3 होता मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ +6 है, यानी ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो +4 और +6 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी इनकरेक्ट हो गई। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम डू नॉट फॉर्म SeO3 TeO3। क्यों भाई, कहाँ दिक्कत है, बनाते हैं, बिल्कुल बनते हैं। सेलेनियम टेल्यूरियम जो है +6 के ऑक्साइड्स आसानी से फॉर्म करते हैं। आप ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी के जो एलिमेंट हैं सब बनाते हैं +6 में। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, गलत है, तो इसलिए क्वेश्चन में हमको लेना पड़ेगा, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने। तीसरा देखिए, SO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल TiO2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। भाई उल्टा कर लो आप इसको, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है और TiO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखें SeO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर में इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली अगर बात करें तो वो कितने आ गए यहाँ पे, इन 4 में से वो आ गए 3। कौन कौन से, 2, 3, 4, ये तीनों इनकरेक्ट हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज विच आर नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। बच्चों इनमें से जो रेडियो एक्टिव है वो कौन है, रेडॉन। नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, बनाया जाता है रेडियो एक्टिव डिके से। तो रेडॉन के अलावा बाकी जितनी भी हैं ये नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। रेडॉन के अलावा, रेडॉन आर्टिफिशियली बनाएंगे आप रेडियो एक्टिव डिके से, तो ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता एटमॉस्फेयर में। तो ये बात ध्यान रखें, एक है इनमें से केवल, कौन, रेडॉन। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1, रेडॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following halogens exhibit only one oxidation state in its compounds? हेलोजन जो कि केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है पूरी पीरियडिक टेबल में, वो एकमात्र है, कौन, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई और है ही नहीं, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब इसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, दैट इज -1। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही जानती है ये, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकती, अगर लूज नहीं करेगी तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आ सकती। तो ये बात ध्यान रखें,
कि 0 के अलावा केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन -1 ही दिखाता है, इसके अलावा नहीं। बाकी जो हेलोजन्स हैं वो और भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पॉजिटिव में शो करते हैं, नेगेटिव में शो करते हैं, लेकिन केवल हेलोजन फ्लोरीन जो है वो केवल -1 दिखाता है। तो एकमात्र कौन है ये फ्लोरीन है भाई, फ्लोरीन। तो बच्चों पी ब्लॉक में इतने क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूली फ्रेम्ड हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करिए अच्छे से। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और या फिर वीडियो के थ्रू भी आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर दिया जाए, वीडियो के फॉर्मेट को शॉर्ट रखा जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड भी अपना फास्ट रखा है। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस करें, ये वीडियोस देखें, सारे वीडियोस आपके काम के वीडियोस हैं, जस्ट एक चैप्टर को गो थ्रू करने के लिए। स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वीडियोस अगर आपने पहले से पी ब्लॉक को नहीं पढ़ा है या आप पी ब्लॉक में कॉन्फिडेंट नहीं है। तो लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोज़ हैं, अच्छे से इनको देखिए। थैंक यू।